अध्याय 14। अध्याय 13 में हमने पढ़ा था कि मीनू के कॉलेज में क्या उसकी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ ही दिन शेष रह जाते हैं, उसकी परीक्षा शुरू होने वाली होती है। तो एक दिन हमारी मीनू को क्या है, अचानक बुखार आ जाता है। वो तेज बुखार से टमटमा उठती है। तो हॉस्टल में उसकी सहेली माया उसकी सेवा करती है, बाजार से दवाई लाती है, उस पर मलहम, उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती है। तो माया की इस सेवा करते हुए देखकर उसको अपनी माँ की याद आती है कि एक बार जब वो 8वीं पास में थी तो अपनी माँ ने उसकी सेवा करी थी। उसको अपनापन, माया को देखकर उसको क्या है, अपनापन का अनुभव होता है। कुछ दिनों बाद ही क्या है, मीनू की तबीयत ठीक हो जाती है। वे फिर अपनी पढ़ाई में जुट जाती है और परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों सहेलियां क्या है, सब अपने हॉस्टल से अपने घर अपने माँ से मिलने के लिए चली जाती। मीनू मीरापुर चली जाती है और माया क्या है, अलीगढ़ चली जाती है। अभी अध्याय 14। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित तो खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तो अभी जब परीक्षा समाप्त होने के बाद मीनू अपने घर मीरापुर आती है तो पिताजी देखते हैं, जब कुछ समय पहले उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उनको स्वस्थ देखकर मीनू को भी क्या खुशी होती है। सब अपने काम में जाने लगते हैं। पिताजी को स्वस्थ देखो को अच्छा लगता है। माँ जैसे ही मीनू को दिखती है सीने से लगा लेती है। उसके छोटी बहन और छोटा भाई भी खुशी से झूम उठते हैं और दीदी दीदी कहकर उससे क्या है, मतलब उन्होंने, मतलब ऐसा है कि उनकी बहन बहुत दिनों बाद आई। उन्हें लगता था कि मैं सारी बातें जो है हम दीदी से शेयर कर दें, क्योंकि अब सभी उसको अपनी बड़ी बहन से वो रिस्पेक्ट करते थे। तो मीनू भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी सबकी बातें सुनती रहती है। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से इसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वो मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटी, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? तुमसे मिलकर भी खुशी में तो ये पूछना ही भूल गई थी। माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। ठीक है बेटा, अच्छा है, तुम प्रथम श्रेणी में पास हो जाओ। अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास साथ कहा। देखो भैया, माँ ने मीनू पर इतना विश्वास था। पहले तो वे उसको मतलब ये ध्यान आता है कि मैं बेटी हॉस्टल से वापस आई है, परीक्षा खत्म होके आई है, खुशी में हम इतने पागल हो गए, हमसे परीक्षा के बारे में पूछा ही नहीं। तो माँ जब पूछती है तो वो कहती है मेरे पेपर अच्छा हुआ है। तो माँ भी मतलब कहती है तुम हर समय फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो और मुझे आशा है कि तुम अभी भी फर्स्ट डिवीजन तुम्हारी आएगी। बहुत माँ अपने विश्वास से कहती, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी पढ़ने में क्या है, बहुत होशियार है। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है। और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी होता है, जो कि उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। ये कहकर माँ बाहर चली गई। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वे उनके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। वे दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम, तो अभी यहाँ पर क्या बताया है कि माँ ने जब उसको आशीर्वाद दिया कि हाँ तो अच्छे नंबर से पास हो जाएगी, तो अपने माँ कि मीनू को बोला कि हाँ, हर माता पिता का आशीर्वाद क्या है, हम बच्चों के साथ, तुमने मुझे ब्लेसिंग दी है, तो तुम्हारा आशीर्वाद हम बच्चों के साथ हमेशा रहता है। तो बच्चों की पर माँ क्या कहती है कि बच्चों की अपनी लगन परिश्रम भी होता है। यदि बच्चे क्या है, लगन से, पूरी लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो उनको सफलता तो मिल नहीं सकती। तो मीनू में तो ये बात थी नहीं, मीनू तो अपना हर पढ़ाई लगन परिश्रम से करती थी। तो मतलब उसकी माँ ने यही कहा कि तुम्हारी सफलता का मार्ग तो तुम्हारा प्रशस्त होगा। प्रशस्त मतलब होगा, मतलब कि सफलता मतलब तुम्हारे कदम चूमेगी।
ये कहकर माँ चली जाती है। फिर अगले दिन क्या होता है, मीनू एक दिन अपने कमरे में बैठी होती है तो पिताजी आ, मतलब मीनू कमरे में बैठकर साप्ताहिक पत्रिका, यहाँ पर साप्ताहिक पत्रिका किसको बोलते हैं, वीकली मैगजीन जो होती है। तो कुछ कुछ मैगजीन पब्लिश होती है, कोई मंथली आती है, मंथ में एक बार आती है, कोई वीकली आती है। तो वीकली मैगजीन जो है वो पढ़ रही होती है। इतना भी उसके पिताजी आकर बोलते हैं कि उनकी बुआ ने एक लड़का बताया है, दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये महीना पा रहा है, यदि तुम, अभी इतना ही बोलते हैं, यदि तुम मतलब तुम्हारे मतलब पिताजी कहना चाह रहे तुम शादी के लिए तैयार हो कि नहीं हो। पिताजी अभी वाक्य पूरा भी ना कर पाए थे कि मीनू बोल पड़ी, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूंगी। बेटी, ये बात तो ठीक है, मतलब लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए, आशा दिखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए। पिताजी कुछ उदास होकर बोले, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मेरे कहने से आप आशा के लिए वहां शादी की बात पक्की कर दीजिए, ईश्वर ने चाहा तो वहां बात पक्की हो ही जाएगी। मीनू ने बड़े विश्वास साथ कहा। इतने में भी माँ भी रसोई घर के से कमरे में आ गई। उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते उससे कहा, उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। तो देखो अभी यहाँ पर क्या बताया है, जब पिताजी क्या है मीनू से पूछते हैं कि हाँ तुम वो बुआ जी ने रिश्ता बताया, तो मीनू साफ मना कर देती है कि जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होएगी, मैं अपने पैरों पर करने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लूंगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाऊंगी, तब तक शादी नहीं करूंगी। तो अपने पिताजी को क्या सलाह देती है, ये छोटी बहन आशा की शादी तुम मुझसे कर दीजिए। पापा पिताजी क्या कहते हैं, मेरा मन तो गवाही नहीं देता, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बड़ी बेटी बैठी है और छोटी की शादी कर दूं। तो इतने में माँ भी कमरे में आ जाती है। माँ भी क्या है, मीनू का ही समर्थन करती है। वो कहती है कि इंजीनियर लड़के से तुम आशा की बात कर दो। तो अभी मीनू के कहने पर और माँ के कहने पर क्या है, पिताजी क्या है आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली चले आते हैं। वहां देखते हैं लड़का अच्छा है, फोटो दिखाते हैं। तो उन्होंने मतलब से यही कहा कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सुंदर लड़की चाहिए थी। और आशा तो दिखने में वैसे ही सुंदर थी। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा दिखने में सुंदर तो थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसकी मम्मी, पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। आशा जब उन लोगों के पास में होती तो उस समय आशा ही चमक रही थी। वो सब लोग जो उसे देखने आए थे साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। देखो अभी एक क्वेश्चन है हमारा कि आशा को देखने के लिए कौन कौन आया था। इंजीनियर आलोक, वो जो इंजीनियर लड़के का नाम क्या था, आलोक, उसके मम्मी पापा, उसकी बड़ी भाभी आए थे। जब उन्होंने सबको देखा, सबने क्या आशा को सुंदर रूप देख के क्या सबने मतलब पसंद कर लिया, और नापसंद करने का कोई उनके पास प्रश्न ही नहीं था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को ये बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वे अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी तैयारियों में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और तुम्हें याद कर रही है। यहाँ पर अभी क्या है, आशा का रिश्ता तो पक्का हो गया, 4 महीने शादी की डेट भी निकल आई। तो घर में शादी का माहौल हो गया, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तो एक दिन ऐसे जब मीनू अपनी छुट्टियां बिता रही थी, संडे के दिन क्या है, जो मीनू की मीरापुर की सहेली है, मीरापुर की सहेली का नाम क्या था, नीलिमा, उसका भाई अशोक आकर क्या बोलता है कि नीलिमा आई है मेरठ से और तुम्हें याद कर रही है। तो ऐसा मैसेज लेके क्या है, नीलिमा का भाई क्या है, मीनू को बुलाने आता है। नीलिमा का नाम सुनते भी खुशी से झूम उठी। वो अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव न था। माँ के घर में आते ही उसने उन्हें बताया कि आज कर नीलिमा ससुराल से आई हुई है।
माँ से आज्ञा लेकर वे नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करेंगे। वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कुछ कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। ओह अच्छा, ये तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मीनू ने हंसते हुए कहा। इतने में ही अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वे भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वे भी उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर संकोच स्वयं ही कम हो गया था। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी। वे पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और वे दोनों फिर बातें करने लगे। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू तू शादी नहीं कर रही अभी? मैंने सुना है आशा का रिश्ता हो गया है। हाँ नीलिमा, आस्था का रिश्ता हो गया है। लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। पर मीनू तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? नीलिमा ने पूछा। तो देखो अभी मीनू अपनी मन की सभी बातें क्या नीलिमा से शेयर कर लेती थी। नीलिमा ने पहले आपने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रही है, तो अपना उसका हालचाल पूछा, फिर उसकी शादी के बारे में पूछा, फिर उसको ये भी खबर लगी कि आशा का रिश्ता हो गया है। तो नीलिमा से पूछा कि तुम शादी के लिए क्यों नहीं है, तैयार नहीं हो? तो मीनू ने क्या जवाब दिया उसको? नीलिमा अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? देखो जी, ये बात उसने माता पिता से नहीं कही कि मैं शादी में अब निराश हो गई हूँ। माता पिता को उसने क्या कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगी, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाऊंगी, तब तक शादी नहीं करूंगी। तो नीलिमा को क्या बोला कि नहीं, मैं अब में से कौन, मैं तो हर समय मेरे को सब नकार देते हैं, मेरे से कौन करेगा शादी? क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। ये बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला। मीनू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी, नीलिमा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। देख मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ एक ही साल पूरा हुआ है। जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी। मीनू तो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद में उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हट के सामने उसकी एक न चली। तो देखो यहाँ मीनू अपने उसके नीलिमा मीनू से किस बारे में बात कर रही है? अपने भाई अशोक के बारे में बोल रही कि तू बता, अशोक तुझे पसंद करता है तो उससे शादी कर ले। तो मीनू के हट के सामने क्या है, उसकी एक न चली। जो मीनू नीलिमा को विश्वास था कि मीनू मेरी बात मान लेगी, अशोक से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, परंतु मीनू ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द की, अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय के तार झक्कित कर देते हैं। आखिर वे भी तो एक लड़की है, वो हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में ये नहीं आया कि वे जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले, या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े। इसी उंधेरपुर में उसे नींद आ गई। देखो जब अब मीनू नीलिमा के घर से वापस आई, तो मतलब उसको बार बार एक तरह से उसको अंदर खुशी हो रही थी कि हाँ भाई, अशोक भाई उसकी प्रशंसा कर रहे कि हाँ इस दुनिया में कोई तो है जो उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो मीनू मतलब हर कोई इंसान है उसको अपनी कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा के शब्द सुनकर उसको अच्छा लगता है। वैसे मीनू को भी खुशी का आभास हो रहा था, परंतु उसके मन में बार बार एक ख्याल आ रहा था कि, और मतलब उसको नींद नहीं आ गई। एक बात ये सोच रही थी कि नीलिमा के कई शब्द उसके कान में गूंजते जा रहे थे, वो समझ नहीं पा रही थी वो जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़ दे और शादी कर दे, या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े।
इसी चिंता में, मतलब टेंशन में, बार बार उसके विचार दिमाग में, विचार उधेड़-बुन में थी, मतलब बार बार उसके विचार आ जा रहे थे, मैं क्या लक्ष्य का पूरा करूँ कि शादी करूँ, लक्ष्य मतलब से कई विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। और अचानक क्या है, इसी उधेड़-बुन में, विचारों में खोई-खोई के उसकी अचानक क्या है, नींद से नींद आ गई। यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।